मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई नीतियों से है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई भी नीति बनाए, कोई भी बिल लेके आती है, आप देखिए उसका विरोध होता है। देश की गोदी मीडिया की जो फजीयत है ना, वो फजीयत उनकी अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक है जी। तो गोदी मीडिया के लिए मैं इतनी बार बोल चुका हूँ कि अब मेरे को भी बोलते बोलते शर्म आने लग गई है। आपको क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनना है, या आपको भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सांसद बनना है, या आपको पद्मश्री से सम्मानित होना है, या आपको और किसी बोर्ड के अंदर मेंबरशिप और दलालगिरी चाहिए, तो आप भी इसके अंदर आ सकते हैं। नमस्कार, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहित शर्मा जी मौजूद हैं। सबसे सीधा सवाल ये है, इस समय यूक्रेन का मुद्दा एकदम ज़मीन पे आ गया है, जहां पाकिस्तान जैसा देश जो 3000 स्टूडेंट से 2600 छुड़ा ले रहा है स्टूडेंट, हमारा भारत अगर 4 स्टूडेंट ला दे रहा है तो गोदी मीडिया उसको चिल्ला चिल्ला के कान फाड़ दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, देश की गोदी मीडिया की जो फजीयत है ना, वो फजीयत उनकी अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक है जी। तो गोदी मीडिया के लिए मैं इतनी बार बोल चुका हूँ कि अब मेरे को भी बोलते बोलते शर्म आने लग गई है। गोदी मीडिया का सेम वही हिसाब है कि किसी भैंस के आगे बीन बजाना। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। देश की गोदी मीडिया जो नरेंद्र मोदी जी के पैसों पे काम करती है, मोदी जी के इशारों पे चलती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता देश गड्ढे में जाए, देश बिके, देश की सरकारी कंपनियां बिकें, देश के लोग मरें या जिएं। गोदी मीडिया का प्रोपोगंडा है मोदी जी को सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ दिखाना। ये गोदी मीडिया का प्रोपोगंडा है। गोदी मीडिया की फजीयत उत्तर प्रदेश से लेकर अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक होती है। अभी गुल्लू का प्रोग्राम चल रहा था बनारस के अंदर, गुल्लू को अपना प्रोग्राम छोड़ के भागना पड़ा। गुल्लू कौन है ये पूरा देश जानता है। एक एंकर है गुल्लू जी, पत्रकार है जिसको आज जनता है गुल्लू के नाम से जानती है, और वो है ही गुल्लू वाकई में। मोहित भाई, आपको अक्सर किसान आंदोलन के बीच में देखा जाता था, आप वहाँ से अपनी बात रखते थे, लेकिन अभी तो सारे किसान अपने घर चले गए और एमएसपी जो थी उसको कैंसिल किया गया। बट ये क्या वाकई इस बात को प्रूव करता है कि किसान बिल के आने से 600 प्लस किसानों की मृत्यु होने से उत्तर प्रदेश के चुनाव पर कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, किसान बिल हो चाहे सीए एनआरसी हो जी, इस देश के अंदर एक प्रोपोगंडा होता है चुनाव को किसी भी तरीके से सरकार अपने अंडर करने का जी। सरकार मुसलमानों को डराने के लिए एक चीज़ लेके आई जिसका नाम रख दिया CAA, सिटीजन अमेजमेंट एक्ट जी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में वो लेके आई एनआरसी, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देख रहे हैं कि ये कोई ना कोई सरूफे लेके आते हैं, कभी किसान आंदोलन लिया है। तो ये क्या करते हैं, इनको चुनाव जीतने के लिए हिंदू और मुस्लिम राइट्स कराने होते हैं। हिंदू और मुस्लिम राइट्स दो ही कंडीशन में होते हैं, या तो आप मुस्लिमों के विरोध का कोई बिल ला दीजिए जिससे मुस्लिम परेशान हो, तो मुस्लिम उसको विरोध के बदले में सड़क पे उतरेंगे प्रदर्शन करने के लिए, जिससे हिंदू संगठन जो बीजेपी वाले हैं वो कहेंगे ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। इससे ये लोग हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ाकर अपना चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। वरना आज 7 साल हो गए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को। अगर आपको इतना ही शौक है सीए और एनआरसी का, जिसके खातिर आप जनता को डराते हैं, लागू क्यों नहीं कर देते? क्योंकि ऐसी कोई चीज़ और ऐसा कोई एक्ट देश में लागू ही नहीं हो सकता है। ये एक पागल बनाने का जरिया है जिसके जरिए सरकार सिर्फ वोट हासिल करना चाहती है और हिंदू और मुस्लिम के नाम के दंगे कराना चाहती है। एक मुद्दा इस देश के अंदर यूपी चुनाव में सुनाई देता है, काशी और मथुरा। काशी और मथुरा का मुद्दा 7 साल से योगी जी को याद नहीं आया, 5 साल से याद नहीं आया। 5 साल से आपकी सरकार है, स्टेट में आपकी सरकार है, सेंटर में आपकी सरकार है। आपको 5 साल से इस मुद्दे को आपने क्लियर क्यों नहीं करा लिया, लेकिन चुनाव के टाइम पे आपको याद आता है। फिर एक मुद्दा इस देश के अंदर चुनाव के टाइम पे आता है, जनसंख्या नियंत्रण बिल, ठीक है ना। जनसंख्या नियंत्रण बिल आपने क्यों नहीं लागू कर दिया? 7 साल आपकी स्टेट में सरकार हो गई है, ठीक है ना, सेंटर के अंदर 5 साल स्टेट में आपकी सरकार हो गई है, आपने तब उसको लागू क्यों नहीं करा? आज 5 महीने 6 महीने चुनाव से पहले आप सब जगह शिलान्यास कर रहे हैं, कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का, स्कूल का, जो बनने वाले नहीं है, जो जनता को सीधे तौर पे कहें तो पागल बनाने का। लेकिन वो तो बाकायदा पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं, उस पर कानून पे पूरा वादे कर रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया पे, गोदी मीडिया से हट के जो सोशल मीडिया जिनके पास पावर है। मोदी जी के आप अगर या योगी जी के वादों की आप बात करते हैं ना, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट में, मेरा नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने अपने मुँह से ये स्टेटमेंट कहा था कि अगर विश्व में जो बैंक है, वर्ल्ड बैंक के अंदर जो बैंक है, वर्ल्ड बैंक से अगर कर्जा आएगा तो प्रत्येक देश के एक एक नागरिक के खाते में 15-20 लाख रुपए तो 15 लाख आ जाएंगे सर, 15-20 लाख रुपए। अच्छा, ये एक नया मुद्दा जी। अच्छा, 15-20 लाख रुपए तो यूं ही आ जाएंगे।
भारतीय मनोरंजन बैंक, 15-20 लाख तो दूर की बात, देश के अंदर लोगों के खाते से पैसे और निकल गए। जो पैसे लेके भक्के करने का काम किया नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोगों ने। इस देश के अंदर लोगों ने पंजाब सिंध जैसे बैंकों का घोटाला देखा, बड़े बड़े लोग कितने वहाँ पर मरे, परेशान हुए, और बड़े बड़े उद्योगपति देश का लाखों करोड़ों रुपए लेके भक्के फुर हो गए। फिर इस देश के अंदर लोगों ने, जब नोटबंदी हुई तो नोटबंदी के कारण लोग मरे। मोदी जी का एक वादा था, मोदी जी ने कहा था कि मैं हवाई चप्पल वाले को भी हवाई यात्रा कराऊंगा। आज प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले तो एयरलाइंस बेचने का काम किया, फिर एयरपोर्ट ही बेच डाले कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब एयरपोर्ट ही नहीं बचेंगे, एयरलाइंस ही नहीं बचेंगे, तो उड़ाएंगे क्या? आपके काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में आप या तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं या तो आरएसएस के। तमाम दल और गठबंधन हैं, तमाम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की या पूरे हिंदुस्तान लेवल पे, फिर आप ये दो ही पहलुओं को क्यों बार बार निचोड़ते हैं? सर, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को कितना रीड किया है? आप कुछ ही पन्ने। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन फुल टू फुल रीड कर रखा है जी। मैं स्टूडेंट हूँ लॉ का। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि इस देश के अंदर आप जानते होंगे कि इस देश का पहला नागरिक, प्रथम नागरिक होता है इस देश का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है ना सर? दूसरे नंबर पे जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो होते हैं इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, फिर नीचे नीचे आते रहते हैं लोग। अब आप एक बात मुझे बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट में किसकी सरकार है? अभी तो भारतीय जनता पार्टी की। सेंट्रल गवर्नमेंट एक अध्यादेश लेके आती है, जैसे 3 तलाक का अध्यादेश हो गया जी। पार्लियामेंट में पूर्ण बहुमत है, तो आप कोई भी अध्यादेश लाकर उसको पारित करा लेते हैं। 3 तलाक का मुद्दा हो चाहे कोई भी मुद्दा हो, आप पारित करा लेते हैं। तो आपके पास में जब राइट है, आपके पास में अध्यादेश है, आप सेंटर में बैठे हैं, तो सवाल आपसे ही तो जनता करे। फिर इन चीज़ों को लेके मोहित क्यों बोलते हैं? मोहित है कौन आखिर इस देश के? अरे भैया, मैं इस देश का कौन हूँ? मैं इस देश का नागरिक हूँ सर। हाँ। अगर आपकी घर की छत से पानी टपकता है या आपके घर में कोई आपके घर पे आकर कोई लाठी और डंडे मारता है, तो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अगर आपके घर पे कोई थूक के जा रहा है तो आप क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? ये एक बेहतर पॉइंट। मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने गुटखा चबाया, मैंने गुटखा चबा के आपके घर की दीवार पे थूका, आप मुझे टोकेंगे या नहीं टोकेंगे? बिल्कुल। क्यों टोकेंगे? क्योंकि आपने हमारा नुकसान किया। वो क्या है आपका? हमारी अपनी चीज़ है, हमारी बेइज्जती है। क्या है आपका? हमारा घर है। ठीक है, तो वतन हमारा क्या है? घर है। तो घर में अगर तकलीफ होती है तो उसका इलाज करते हैं ना। क्या आपको प्रधानमंत्री बाहर के लग रहे हैं? वो भी तो अपने घर के हैं, और समझ लीजिए वो दादा हैं, दादा घर के कुछ भी करें। अरे घर के दादा होंगे, ठीक है, वतन का कोई दादा नहीं है। हमारा वतन एक ऐसा देश है जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। वी आर लिविंग इन अ 22 सेंचुरी, ठीक है ना? आप 22वीं सदी के भारत में रह रहे हैं। आप कोई राजा महाराज के शासन में नहीं रह रहे, आप हिटलर शाही में नहीं रह रहे कि आप बोलेंगे नहीं। आर्टिकल 19 प्रोटेस्ट करने की आज़ादी देता है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू स्पीच और राइट टू फ्रीडम की आज़ादी देता है, और ये आज़ादी और ये बोलने का अधिकार। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक ही पार्टी, एक ही दलों को बार बार बोलने का आज़ादी देती है? ये वही कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको ये राइट देता है कि आप वोट डालिए, वही कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये भी राइट देता है कि सेंटर के अंदर जो भी सरकार है आप उसको बोलिए, अगर वो कोई काम नहीं करती है, अपने वादों को पूरा नहीं करती है, तो आप उसके खिलाफ बोलिए, और ये आपका लीगल राइट है। अच्छा, मैंने अब एक बड़ा सवाल जी, मोहित की लड़ाई किससे? भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से? मेरी ना भारतीय जनता पार्टी से ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों से है। मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई नीतियों से है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई भी नीति बनाए, कोई भी बिल लेके आती है, आप देखिए उसका विरोध होता है। CAA हो गया, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हो गया, नोटबंदी हो गया, ठीक है ना, GST हो गया। हर एक बिल में आखिर सरकार का विरोध क्यों होता है? क्या, रुक जाइए, क्या सरकार के नेता ही इतने पढ़े लिखे हैं कि सरकार के नेता ही इस बिल को समझ पाते हैं और बाकी देश की जनता नहीं समझ पाती है? बताइए आप मुझे। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है जिसमें और सरकारें उंगली करना नहीं चाहती, और प्रधानमंत्री जैसे लोग, एक महान जैसे लोग इन मुद्दों को जब लाते हैं तो आप लोग कहते हैं कि अब मुद्दा सही नहीं। बताइए, नोटबंदी से क्या फायदा हुआ है? बता दीजिए। ये तो प्रधानमंत्री को मालूम होगा ना सर। क्यों, आप देश के नागरिक हैं, आपको नहीं पता? हमने तो खुद लाइन में लग के अपने नोटों को। आपको ये तो पता है कि नोटबंदी हो गई, आपको ये नहीं पता कि नोटबंदी के फायदे क्यों? आप तो रिपोर्टर हैं जी, आपको पता नहीं? RTI डाल के देखिए कि नोटबंदी के तहत क्या क्या फायदे हुए हैं, पता चल जाइए आपको। GST से क्या फायदा हुआ है? ये फायदे आपने पढ़े नहीं? अरे सर, मैं पढ़े हुए तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आपके भी तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। आप RTI डाल के देखिए। आपको पता है प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 3 करोड़ लोगों ने रोजगार खो दिया है, ये बात आप जानते हैं जी। तो आप इन सब चीज़ों पे स्टडी करिए, डीपली स्टडी करिए, लोगों को जानकारी दीजिए, पुख्ता जानकारी। इस वक्त मोहित आप क्या करते हैं? इस वक्त क्या करते हैं? आपका काम? सर, मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं वकालत की पढ़ाई। स्टूडेंट है आप? आपके पास कोई जॉब नहीं, आप भी तो बेरोजगारों में गिने जाएंगे।
सर मैं बेरोजगार में निश्चित तौर पे गिना जाऊंगा, लेकिन पहले मैं अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करूंगा, उसके बाद में मैं गवर्नमेंट को ब्लेम करूंगा। अच्छा। अभी मैं गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करूंगा, अभी मैं आप जगह से उंगली उठा रहे हैं कि जी मैं अपने आप के कॉन्सेप्ट पे रख के बात करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो रेलवे के स्टूडेंट थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभी जो रेलवे के अंदर एनटीपीसी के स्टूडेंट थे, वो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। आर्मी की जो भर्तियाँ नहीं निकल रही है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ सर, ठीक है ना। जब मैं क्वालिफाइड हो जाऊंगा तो मैं भी गवर्नमेंट से रोजगार की मांग करूंगा। नहीं देगी रोजगार तो बेरोजगारी भत्ता देगी, लेकिन देगी जरूर जी। अच्छा, एक बात बताइए मोहित, आप ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या मोहित कभी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं? सर एक बात मुझे बताइए कि आप एक बात मुझे बताइए, कभी आपने शेर को घास खाते हुए देखा है? इसमें आप अपने आप को शेर कहेंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने कभी शेर को घास खाते हुए देखा? नहीं। क्या कभी शेर का और बकरी का संबंध हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो शिकार है। वो शिकार नहीं, वो दोनों की विचारधारा अलग है। शेर अपना जीवन स्वाभिमान से जीता है। जिस प्रकार शेर और गीदड़ का कोई संबंध नहीं हो सकता, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स को गीदड़ बताता हूँ। क्योंकि जिन देश के नेताओं की औकात नहीं है पाकिस्तान पे और चाइना पे लाठी और डंडे चलाने की, वो हमारे देश के मजबूर किसानों पर लाठी और डंडे चलाती है। तो मैं ऐसे लोगों को गीदड़ बताता हूँ। जिस तरीके से शेर और गीदड़ का कभी संबंध नहीं हो सकता, उस तरीके से हमारा और भाजपा का भी कभी मिलन नहीं हो सकता। मुझे आखिरी सवाल हमारा ये रहा, आपके भाषणों में या आपकी बातों में कह लें हम, बड़ा एक अहम मुद्दा होता है चाटुकार पत्रकार। ये क्या है? क्या हम उन श्रेणियों में आते हैं? ये आपके ऊपर निर्धारित करता है कि आप उन श्रेणी में आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि अगर आपको क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनना है, या आपको भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सांसद बनना है, या आपको पद्मश्री से सम्मानित होना है, या आपको और किसी बोर्ड के अंदर मेंबरशिप और दलालगिरी चाहिए, तो आप ही इसके अंदर आ सकते हैं। अच्छा, अभी तक कितने दलाल पत्रकारों से आपका सामना हुआ जिसे आप चाटुकार कहते हैं? बहुत सारे हैं सर। ईमानदार पत्रकार? ईमानदार पत्रकार बहुत सारे हैं। मतलब हैं अभी? बहुत सारे हैं सर। अच्छा, तो क्या कहेंगे उन ईमानदार पत्रकारों को? उनकी तो फजीयत अमेरिका से लेकर सर कश्मीर तक। ईमानदार पत्रकारों को सर ईमानदारों की बात कर रहा हूँ मैं। आज के आपने ईमानदार नहीं पता, आपको ईमानदार किसके लिए यूज हो रहा है? जो निष्पक्ष पत्रकार हैं उनके लिए मैं सलाम करता हूँ और उनको दिल को सैल्यूट करता हूँ, कि उनके जज्बे को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने के कारण देश का चौथा स्तंभ आज जीवित है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।